नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। G7 समिट में पहुंचने के पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस पहुंचे और आज जब मोदी जी साइप्रस पहुंच रहे थे तो कांग्रेस ने आज एक बड़ा दावा किया कि अदानी समूह से जुड़े मामले में एक प्रमुख आरोपी के पास साइप्रस की नागरिकता है और भारत सरकार को इस मामले में जानकारी साझा करने के लिए साइप्रस पर दबाव बनाना चाहिए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि साइप्रस की तरफ से जानकारी साझा नहीं करने से भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जांच बाधित हो रही है। मैं जयराम रमेश का वो ट्वीट आपको दिखाना चाहती हूं और जयराम रमेश के ट्वीट को आप ध्यान से देखिएगा। उन्होंने क्या लिखा कि प्राइम मिनिस्टर इज इन साइप्रस ऑन हिज वे टू कनाडा। ऑफ कोर्स ही वुड हैव अस बिलीव that it is a pure coincidence that a key figure in the Modani scam has Cypriot citizenship. The Cyprus-based fund, New Liana, has reportedly about $420 million in Adani companies. The ultimate beneficial owners of this fund are linked to AmiCorp, which is believed to have set up at least 7 Adani promoter entities, 17 offshore shell companies linked to Mr. Vinod Adani, and 3 Mauritius-based offshore investors in Adani Group stock. All these transactions are part of the ongoing SEBI investigations, which have been hampered by lack of sharing of financial information by these and other tax haven countries and lack of pressure by India. Cyprus gained independence from British rule on August 16, 1960. In the 1950s, India spearheaded the international campaign for the full decolonization of the island. Nehru had, in fact, ensured the participation of the Cypriot leader and freedom fighter Archbishop Makarios III at the historic Afro-Asian Bandung Conference held in Indonesia in late April 1955. Makarios was the only European to attend that summit. 2 years later, V.K. Krishna Menon had created a stir at the United Nations in New York by introducing a resolution on Cyprus and by his impassioned speech. So this is what Jairam Ramesh had said, और उन्होंने इस विषय को तब उठाया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के दौरे पर थे। और ये भी अभी खबर आ रही है कि साइप्रस का जो सबसे बड़ा जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो साइप्रस ने उनको दिया है। लेकिन साइप्रस का कनेक्शन विनोद अदानी से क्या है ये भी समझने की कोशिश करते हैं। अब एक आपको तस्वीर दिखाते हैं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि विनोद अदानी को गोल्डन पासपोर्ट कब मिला। ये देखिए, नहीं दूसरी वाली तस्वीर दिखाइए, ये बाद में दिखाएंगे। Vinod Adani among 66 Indians who got Cyprus golden passport, reports the Indian Express. The elder brother of industrialist Gautam Adani applied for the passport in August 2016 and got the country's citizenship in November that year. अब ये खबर 2023 की है। एक और साइप्रस का कनेक्शन आपको दिखाना चाहते हैं कि मोदी के जितने करीबी लोग हैं वो सब साइप्रस में जाकर कैसे उनको रिहैबिलिटेट किया जाता है। आइए अब और देखते हैं जो एसआईटी चीफ थे। दूसरी अब क्लिप दिखाइए। Controversial ex-CBI director, new envoy to Cyprus, R.K. Raghavan headed SIT, had given a clean chit to the then Gujarat Chief Minister Narendra Modi. Is his appointment as High Commission to Cyprus just a coincidence? ये एक खबर 2017 में छपी थी, उसकी एक क्लिपिंग मैं आपको दिखा रही हूं कि जो लोग मोदी को फायदा पहुंचाते हैं उनको साइप्रस में कैसे रिहैबिलिटेट किया जाता है। तो आज जब मोदी जी को साइप्रस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है तो लोग सवाल तो ये पूछेंगे ही ना कि आखिर जो भी ट्रांजैक्शनल इरेगुलरिटीज थी उस पर क्या आज मोदी जी को केवल अवार्ड लेना चाहिए? क्या साइप्रस से ये सवाल नहीं करने चाहिए? क्या साइप्रस पर दबाव नहीं बनाना चाहिए? और इसी को लेकर आज जयराम रमेश ने इसको एक बड़ा इशू खड़ा किया है और उन्होंने एमिकॉप की बात रेज की। उन्होंने कहा कि किस तरीके से 17 ऑफशोर शेल कंपनीज थी जो कि वो उसी समूह से जुड़ी हुई थी। तो तमाम वो सवाल खड़े किए गए हैं और जयराम रमेश ने ये दावा किया कि ये सभी लेन देन वर्तमान में सेबी की जांच के दायरे में है, लेकिन ये जांच इसलिए बाधित हो रही है क्योंकि साइप्रस जैसे टैक्स हेवन देश वित्तीय लेन देन की जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं और भारत सरकार की ओर से उस स्तर पर का दबाव भी नहीं डाला जा रहा है जिसकी जरूरत है। रमेश ने इस बात का उल्लेख किया कि साइप्रस को, हाँ जो बात मैंने आपको बताई थी, और चलिए अब इस पर चर्चा हम शुरू करते हैं। हमारे साथ समय
वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज साइप्रस का जो दौरा है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। मोदी जी को वहां का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो भी मिला है, लेकिन विनोद अडानी को लेकर बहुत सारे सवाल लोग मोदी जी से पूछ रहे हैं। खासकर जो कांग्रेस ने इसको इशू रेज किया कि भाई इतने बड़े टैक्स हेवन से आप इतना भी दबाव नहीं डाल पा रहे हैं कि भाई आप हमें जानकारी साझा करिए। जी, अनम्यूट कर लीजिएगा अरुण जी, आप म्यूटेड है। हाँ, विनोद अडानी ने जो है साइप्रस की वहाँ की सिटीजनशिप ले रखी है, और वो जैसे अभी ट्रम्प कहते हैं कि $10 मिलियन दो तो हम तुमको एक गोल्डन पासपोर्ट देते हैं, तो वहाँ पर अगर आप 3 लाख यूरोज अगर इन्वेस्ट करें तो आपको वहाँ की वो सिटीजनशिप वगैरह मिल जाएगी। तो उसके दो फायदे हैं। अभी इंडिया में जैसे डुअल सिटीजनशिप नहीं काम करती है, तो अगर मान ले आप उनको कहीं कुछ पकड़ेंगे या गड़बड़ कर रहे हैं तो आपको बाहर से एक्स्ट्राडिकेट करना पड़ेगा, तो वो साइप्रस जो है वो तैयार नहीं होगी, तो आपका इंडियन लॉ जो है विनोद अडानी के ऊपर अप्लाई करता नहीं। और जितना भी गोलमाल हुआ है या सस्पेक्टेड गोलमाल है वो सारा जो है विनोद अडानी और साइप्रस के थ्रू हुआ है। साइप्रस के थ्रू इसलिए हुआ है, वो एक छोटा सा आइलैंड है, बहुत छोटा सा, कि वहाँ की उनको सिटीजनशिप है, और वहाँ के जो बैंकिंग कानून वगैरह है उसको हम लोग टैक्स हेवन बोलते हैं। तो वहीं से वो पैसे जो है दुनिया में 5-10 जगह घुमा घुमा के, 10 कंपनियां में और 10 जगह घुमा के तब वो इंडिया में आता है। तो अगर हर जगह ऐसे कानून हैं कि जहां पर आपके अल्टीमेट ओनर का नहीं पता चले और उस चीज को आपने 5 जगह घुमाई, तो 1-2 जगह अगर पता भी चल गया तो तीसरी जगह आपको अटक जाएगा, या एक जगह पता करने में 1 साल लगा तो आपको 5 जगह में पता करने में 5 साल लगेगा। तो वहां से वो पैसे उठाएंगे और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड भेजेंगे, फिर कोई और जो है उसको दूसरे जगह उसको भेजेंगे, तो इस तरह कर करके जो है ये एक चेन बना देते हैं, और कंपनियों से एक दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, एक फंड, दूसरे फंड, तो इसको कहते हैं मल्टी लेयरिंग। ये एक टेक्निकल टर्म है, लेकिन इसका यही मतलब है कि पैसे को इतने जगह छुपा छुपा के अगर आप वो घुमाओगे तो उसका जो है पता नहीं चलेगा। तो जैसे आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा निवेश जो है इंडिया में बाहर का जो होता है वो मॉरिशस से होता है। अब मॉरिशस का इसकी क्या इनकम है, इतनी छोटी आइलैंड है, लेकिन जो उसकी वो होती है तो पूरे देश विदेश से उधर से होती है, क्योंकि वहां पर टैक्स एग्जेम्पशन है और वहां पर उसको खोला नहीं जाता। तो जो आप इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं उसका ये है कि इन लोगों ने, जो मैं बार बार कहता हूं कि 75% शेयर, करीब करीब 73 से 75% शेयर सेबी के कानून के मुताबिक वो अडानी के का कि जो प्रमोटर है उसके पास हो सकता है, रख सकता है। तो अडानी प्रमोटर है तो हिंदुस्तान में वो मैक्सिमम के आसपास 73 से 75% शेयर अपने पास रखते हैं। अब ये 25% जो शेयर है ये पब्लिक में देना आपको एकदम अनिवार्य है। अब अडानी ने क्या किया कि उनके जो बड़े भाई थे विनोद अडानी, उनके थ्रू जो इनका बाहर का पैसा ऊपर ऊपर का था, जिसको कि हम ओवर इनवॉइसिंग कहें, दाम बढ़ा के कहें, या हम उसको प्रॉफिट कहें, कि विनोद अडानी ने जो है कोई मशीनरी जिस जो पावर की लेनी लगनी है वो चाइना से मान ले उसने 100 करोड़ में ली और उसी मशीन को अडानी को बेच दिया, अडानी पावर को 150 करोड़ में, तो 50 करोड़ उसका फायदा हो गया। अब ये 50 करोड़ का करेगा क्या? तो 50 करोड़ जो उसमें हुआ तो उसका दाम भी बढ़ गया, और उसमें जो है अडानी ने जो है दुगुना तिगुना फायदा जो है बिजली बना के कमाया। वो जो 50 करोड़ बाहर रह गए तो उसको शेयर के रूप में इसने जो है, आप समझिए कि 15 से लेके 20% अडानी के शेयर्स जो है बाहर से लिए गए।
तो वो जो है 25% में गिना गया कि वो नॉन प्रमोटर शेयर है। अब वो बच गए 6-7-8%, तो उसमें LIC और SBI ने पैसे लगा दिए। तो पब्लिक के पास केवल 3 या 4% शेयर रहे, जिसके कारण जो है अडानी को अपने शेयर के दाम को बढ़ाने में बहुत आसान हो गया। और इस चीज को करना, जो आदमी 75% से ज्यादा अपने कंपनी में शेयर रखता है, इसको कानून में एक बहुत बड़ा फ्रॉड माना जाता है, क्योंकि इसके कारण आप पूरा शेयर मार्केट में शेयर की आप जो है कमी, या ये कहिए कि कॉर्नरिंग हो गई, तो माल जो है शेयर में फ्लोटिंग स्टॉक नहीं रहता है, उससे आप शेयर का दाम बढ़ा लेते हैं। तो ये उनके ऊपर इल्जाम है 2 तरह के कि, और उसका इन्वेस्टिगेशन जो है चला आ रहा है 3 साल 4 साल से। अभी जो नए चेयरमैन आए हैं, उन्होंने कुछ ऐसा किया कि जो फंड नहीं बता रहा था कि ये कहाँ का ओरिजिन है, तो उसकी ट्रेडिंग या कुछ है, उन्होंने डीमैट में उसको रोक दिया। बोला कि जब तक तुम नहीं बताओगे तो हम एवेंचुअल बेनिफिशियरी कोई है तो हम तुमको नहीं अलाउ करेंगे। तो कुछ तो सख्ती की, लेकिन बेसिक यही इनका चार्ज है और इसी तरह से ये ऑपरेट करते हैं। नहीं, तो लेकिन आप ये बताइए कि एक ऐसा टैक्स हेवन जहां पर उसके ऊपर ये इल्जाम लग रहे हैं कि वो भारत के ऊपर दबाव नहीं डालता है, ना भारत उससे कुछ सवाल पूछता है और ना ही वो कोई ट्रांजैक्शंस की साझेदारी करता है। अब ऐसे देश से अगर मोदी जी जाकर वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ले रहे हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे सर? ये तो बिल्कुल क्या कहा जाए इस पर? देखिए, मोदी जी की कुछ वीकनेसेस हैं, समझा ना, और उसमें एक अवार्ड भी उनकी वीकनेस है। अब वो छोटा ही देश है, अवार्ड हाईएस्ट वो भी सिविलियन। साइप्रस जैसे देश से, साइप्रस तो जैसे देश से। सुनिए, पिछली बार भी और भी हो चुका है, ये पहली बार नहीं है। मैं एग्जैक्ट वो नहीं बता पा रहा हूँ, याद नहीं है उतनी, मेरी अब स्मरण शक्ति अच्छी नहीं रही, लेकिन पहले भी हुआ है कि बहुत छोटे से जगह में जाके वो अवार्ड लिए हैं। अब उनकी वीकनेस है, तो अब ठीक है, अगर कोई छोटा भी देश हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहा है, मतलब आप सोचिए कि भारत रत्न दे रहा है, उस स्टेचर का अवार्ड दे रहा है, और वहां भी एक इंडियन पॉपुलेशन है अच्छा खासा, और उनकी भी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होती है टर्की से। तो अभी तो टर्की से हमारी ठनी हुई है पाकिस्तान के कारण, तो वो भी एक कारण हो सकता है। नहीं, फिर तो क्या साइप्रस, टर्की को मैसेज देने के लिए मोदी जी गए हैं, या फिर विनोद अदानी को ये बताने कि भाई मैं आपको हमेशा प्रोटेक्ट करता रहूंगा और देखिए सरकार भी यहाँ की मेरे जेब में है? भाई देखिए, एक तीर से कई शिकार होते हैं, तो मोदी जी का उतने वो बहुत कॉम्प्लेक्स वो रहता है, तो सब चीज हो रहा है वहां पे कि टर्की को भी चिढ़ा दिया, मुंह दुशा दिया, यहाँ पे जो है इनसे हाईएस्ट सिविलियन ले लिया, तो अब ये अडानी का कुछ भी पूछे पाछेंगे तो वो जल्दी उसको नहीं बताएंगे। फिर एक इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री अगर वहां पे आ रहा है, तो उनका नेचुरली आदर सत्कार खूब सारा होगा, और जो वहाँ के भारत के लोग हैं वो भी वहाँ पर मोदी मोदी करेंगे। और रास्ते में पड़ता है, क्या लगता है, और बड़ी अच्छी जगह है, मतलब बहुत सीनिक जगह है, ब्यूटीफुल जगह है, और वहाँ से जहाज़ों का नियंत्रण होता है, क्योंकि वो टैक्स हेवन है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव है कि वो एक जहाज के जितने वो लोग हैं वो भी वहाँ पर बेस्ड हैं। तो जैसे ग्रीस है वैसे ही ये साइप्रस का भी जो है टाइकून्स वगैरह जो है वहाँ पे बेस्ड है। तो ये सब है, वहाँ पर अच्छे स्कूल्स हैं, बहुत ये है, और लोग टूरिज्म भी है, टूरिज्म की भी बहुत अच्छी इनकम है। तो ये सब लेके वो गए, अब वहाँ के वो सिटीजन हैं, तो वो तो नेचुरली कांग्रेस लेकिन जो वाले इस बात कांग्रेस को ने आज उठाएंगे। सवाल उठाए, जो आज कांग्रेस ने सवाल उठाए, क्या वो सवाल गलत है? और ये सवाल इस बीच में आ रहे हैं जब अदानी के मिडिल ईस्ट के जो बिजनेस हैं उनको लेकर बातचीत हो रही है, ईरान और इसराइल के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, और उसके बीच में मोदी जी जाकर साइप्रस से अवार्ड लेते हैं, तो लोगों को शक तो बनेगा ही कि भाई आप विनोद अदानी से मिलने गए थे, या वहां की सरकार को आप साधने गए थे कि किसी भी सूरत में विनोद अदानी को तो बचाना ही है। तो भाई अब क्या समझा? भाई देखिए, क्या इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं ये सब तो मालूम नहीं, लेकिन अगर साइप्रस जाएंगे तो ये नेचुरली जो है कांग्रेस इस बात को उठाएगी
क्योंकि पूरी दुनिया को मालूम है कि विनोद अडानी वहां के सिटीजन है। तो कांग्रेस अपना काम कर रही है कि लोगों को फिर से याद दिला रही है कि देखिए यहाँ विनोद अडानी की सिटीजनशिप है, इसीलिए वो गए हैं। तो वो अपना काम कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, विनोद अडानी अपना काम कर रहे हैं, और ईरान जो है वो अपना काम कर रहा है। तो अभी जो है मेन तो जो अडानी ग्रुप के ऊपर जो तलवार लटक रही है वो उनका हमेशा पोर्ट वाला वाली वो है, जहाँ की वो बॉम्बिंग कर रहा है ईरान डायरेक्टली, क्योंकि एक बहुत बड़ा पोर्ट है। अब उसके अंदर में अगर पोर्ट की क्षति होती है तो ये 70% जो है हाफिया का पोर्ट जो है ये अडानी को दिया गया है। एक यही ऐसा फॉरेन का पोर्ट का जो डील है जिसमें कि कोई अड़चन नहीं हुई, मतलब कि उसमें मोदी जी भी खुश, नेतन्याहू भी खुश, हमारे अडानी भी खुश, और उसको वो डेवलप कर रहे थे। अब वो ईरान तो वो नहीं चाहेगा कि, और वहां पर इंडस्ट्रीज भी हैं क्योंकि वो शोर के ऊपर है, तो वहां पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं इजराइल की। तो जब ये पूरा उसके ऊपर बॉम्बिंग कर रहे हैं तो ये भी जो हाइपरसोनिक बॉम्बिंग है उससे वो कर रहा है वहां। अगर वो पोर्ट में क्षति हो गई तो अडानी का बहुत लंबा नुकसान होगा। अभी आपने हाल में देखा होगा कि लाइफ अडानी को कहीं से पैसा नहीं मिल रहा था, तो 5,000 करोड़ रुपया जो है लाइफ इंश्योरेंस ने अडानी पोर्ट्स को दिया है, और वो भी समझिए कि 7.8% इंटरेस्ट के ऊपर, बहुत कम इंटरेस्ट के ऊपर दिया है, और लॉन्ग टाइम 15 साल के लिए दिया। तो ये जो बॉन्ड उसने सब्सक्राइब किए हैं वो भी फिर खटाई में, क्योंकि भाई ये लेकिन क्या ऐसे में एलआईसी, जो आपने एलआईसी का एग्जांपल दिया, क्या एलआईसी इसको क्लेम कर सकती है कि भाई हमने वहां पर इन्वेस्ट किया है और अदानी के उसमें पैसे लगाए हैं, तो ये भाई एलआईसी का भी उतना ही बड़ा एसेट है ये एक तरीके से हाइफा पोर्ट? एसेट नहीं है, वो उनका रिस्क है। हाँ, पैसा कमाए, देखिए एक बात समझ लीजिए कि जो कर्जा देता है ना वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। प्रॉफिट होगा तो सेठ का, और डूबेगा तो जिसने कर्जा दिया। तो इससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं हो सकता है कि हम कर्जा भी दें और हमको उसमें कोई मुनाफा भी नहीं मिले। पहले जमाने में होता क्या था कि कर्जे के साथ जो है उसको कुछ उसके अंदर में शेयर भी मिलते थे। उसका भी ये होता था कि देखो अगर तुम मेरे कर्जे के कारण इतना 75% कर्जा, 25% उसका अपना, और डूबा तो जनता का डूबा, अगर बैंक का डूबा तो अडानी का थोड़े डूबा, आपका और मेरा पैसा डूबा। एलआईसी का थोड़े, एलआईसी चेयरमैन का डूबा, वो हम लोगों का डूबा। तो मुनाफे में कोई हिस्सेदारी नहीं, और अगर डूब जाए तो सारा का सारा हमारा। तो ये कौन सा ये हुआ जो डील करते हैं ये लोग बड़े बड़े जो देते हैं, और उसके बाद आप 50,000 करोड़ जैसे अनिल अंबानी ने डुबा दिए और वो फिर से खड़ा हो गया। अब आप देखिए वो जो है कोलैबोरेशन करके उसको भी जो है डिफेंस का जो है ठेका मिल रहा है इजराइल से। तो आप जो है एक बार नहीं 10 बार जनता का डुबाइए तो उसको ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाएगा। वो कानून जो है मोदी जी ने बदल दिया अनिल अंबानी के लिए कि आप कोई बात नहीं है, आप पूरा हमारे देश को डुबा दो, लेकिन उसके बाद भी हम आपको जो है कर्जा देंगे। वही हो रहा है। तो उसी तरह से अडानी का है, और उनके साथ जो है ड्रोन वगैरह आप देख रहे हैं कि कितना इनको साइंटिफिक नॉलेज है। इनके साथ डिफेंस का अग्रीमेंट प्रोडक्शन का किया हुआ है, ड्रोन वगैरह बनाने का किया हुआ है। तो वो सब जो है उस और कुछ नहीं है, ये अंडर हैंड जो है दूसरे को प्रॉफिट देने का एक काम है। वही काम अगर ड्रोन बनाने का किसी ने मना तो नहीं किया था कि आप भारत की पब्लिक सेक्टर यूनिट के साथ आप वो अग्रीमेंट कर लीजिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कर लीजिए। आज जो हमने पाकिस्तान से जो लड़ाई की है तो उसमें हमारे ये प्राइवेट सेक्टर वाले जो ड्रोन और एंटी ड्रोन बना रहे थे उनका बहुत बड़ा रोल था। अगर वो इंडस्ट्री नहीं डेवलप हुई होती तो इस तरह से ये मुकाबला नहीं कर पाते। ये जो पूरा जो अभी जो वॉर चल रहा है तो इंडिया का दोनों तरफ स्टेक है, क्योंकि एक तरफ ईरान से तेल आता है और वहां पर मुकेश अंबानी जो है ट्रंप से मिलते रहते हैं, क्योंकि बैन लगा हुआ है कि आप कहीं नहीं एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, लेकिन इंडिया को एक्सेप्शन दिया हुआ है, एग्जेम्पशन दिया हुआ है।
तो जो आज ईरान जो लड़ाई कर पा रहा है वो इस कारण कर पा रहा है कि उसकी तेल की जो बिक्री होती है वो बहुत हद तक इंडिया के वो मुकेश अंबानी खरीद के उसको रिफाइन करते हैं। तो हमारा दोनों तरफ वो लगा हुआ है, स्टेक है, एक तरफ इधर और एक तरफ उधर। लेकिन हम ट्रेडिशनली जो हैं अरब वर्ल्ड के साथ हम उनके सपोर्टर रहे हैं और इसीलिए ये मतलब कि चुप्पी साधे हुए हैं। लाउड थिंकिंग इस समय मैं कर रही हूँ और हमेशा इस तरीके के शक दिमाग में जरूर आते हैं कि एक तरफ हाइफा पोर्ट पर अटैक होता है, गौतम अदानी के ऊपर संकट गहराता है, सब ये कह रहे हैं और आप भी खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस समय अदानी के बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो मिडिल ईस्ट में लगे हैं वो स्टेक पर है, रिस्क पर है। और ऐसे समय में मोदी जी साइप्रस जाते हैं, साइप्रस में विनोद अदानी जो उनके भाई हैं वो वहां रहते हैं। क्या ये कोई एक लिंक आपको बैठता हुआ नजर आ रहा है इस समय? ये कोइंसिडेंस हो सकता? भाई देखिए, वो जा रहे हैं, लंबी यात्रा है, रास्ते में साइप्रस पड़ता है, वहां वो रुक गए। अब एक दिन के लिए रुक गए तो देख भी लिया, उनके बायोडेटा में हो भी गया कि हमारे प्रधानमंत्री 100 देशों में एक देश और बढ़ गया। तो वो तो रिकॉर्ड, वो कीर्तिमान तो वो तो कायम करने में कीर्तिमान तो बना रहे हैं, लेकिन वो कीर्तिमान बनाते बनाते ये अदानी का जो एंगल है इसको भी तो एक्सप्लोर करना जरूरी है इस समय। को मैंने पहले कहा कि उनका कोई भी काम जो है वो मल्टी उसमें रहता है। अभी आप देखिए, इतनी छोटी जगह में इतने पैक्ट जो है सब ने वो फिर मोदी मोदी करने लगे। वो एक इतना बड़ा उनके जो भारत के ओरिजिन के लोग हैं उनके लिए इतना बड़ा सौभाग्य हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद पूरे आइलैंड में कोई भी ऐसा भारतीय नहीं होगा जो कि उनके वेलकम में नहीं गया होगा। तो हर तरह से वो जो है उनका वो ये हो गया कि अडानी का भी देख लिया, वो बैंकिंग भी देख लिया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी ले लिया, एक टूरिज्म भी हो गया और वहाँ का मेरा रिकॉर्ड भी उसमें एक और अर्जित हो गया। तो ऑल बेसेस आर कवर्ड। अब वहां पर अब जाएंगे। और दूसरी बात है कि एक लाइटर नोट पे कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो कनाडा में जाएंगे तो वहां पर तो वो ट्रंप के सामने कुछ बोल नहीं पाएंगे। और ट्रंप तो ऐसा अनप्रिडिक्टेबल आदमी है कि अपनी ख्याति और अपना वो ऊपर करने के लिए उसको जो है वो जानता है इस बात को कि मोदी जी जवाब नहीं देंगे, मोदी जी चुपचाप सह लेंगे। नहीं तो मोदी जी ने ये सोचा होगा कि इसके पहले कि ट्रंप मेरी आरती उतार दे, बेइज्जती कर दे वहां पर कनाडा में, उससे पहले की और थोड़ा सा तारीफ बटोर लो। आप जो है उसको ज्यादा अच्छे तरह से आपने कहा, लेकिन ये भी एक बात हो सकती है कि भाई लेट मी एटलीस्ट इंजॉय, पहला लेग ऑफ द टूर तो हम इंजॉय करें, फिर वहां जाएंगे तो फिर ये ट्रंप एक तरफ और दूसरे तरफ कनाडा के सिटीजन्स, ना उनको देखिए। लेकिन अदानी को बचाना भी तो एक इंपॉर्टेंट मकसद है। उसकी मेरा आखिरी सवाल है, उसके बाद मैं कार्यक्रम खत्म करूंगी कि साइप्रस जाने का मतलब है कि अदानी को किसी न किसी तरीके से बचाना, चाहे विनोद अदानी को बचाए, चाहे जो ट्रांजैक्शन पर उन्होंने कोई दबाव भी नहीं डाला साइप्रस पर। तो ये दोनों चीजें लगता है अदानी को ऐसे भी साइप्रस बचाता, लेकिन चूंकि अब मोदी जी चले गए वहां पे तो उनके प्रेसिडेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान वो हो गया कि उससे वो दब गए कि कोई भी बात अब साइप्रस के मार्फत होगी तो जैसा मोदी जी कहेंगे वैसा ही वो वहां के प्रेसिडेंट करेंगे। वो एक बात मोदी के जेब में साइप्रस है, मोदी के जेब में साइप्रस है। उन्होंने अवार्ड्स भी लूट लिए, अदानी को भी बचा लिया और पहला लेग जैसा आपने कहा उन्होंने एंजॉय भी कर लिया, क्योंकि अभी ट्रंप पता नहीं कितनी बेइज्जती उनकी कनाडा में करेंगे ये पता नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जो ये पूरा जो दौरा था उसमें हर कुछ मोदी जी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं और जो कांग्रेस ने जो सवाल खड़े किए हैं वो भी निराधार नहीं है, क्योंकि वो सवाल तो बनते ही हैं कि एक टैक्स हेवन जहां पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस है, सेबी की जांच हो सकती थी, लेकिन फिर भी मोदी जी अवार्ड लेने में ज्यादा बिलीव करे और ना ही उन्होंने साइप्रस पर कोई दबाव बनाया। और साइप्रस क्यों फिर अपने आप से कोई ट्रांजैक्शंस के डिटेल्स शेयर कभी करेगा जब उनसे मांगा ही नहीं गया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।